ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी सुनने वालों के लिए कि ये माँ की गलती लोग अब मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो ये नई नई बीमारियां हमने निकाल दी है बच्चों के अंदर। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, कोई एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है 1 साल का, तो वो एक रेड फ्लैग बन जाता है। जो स्कूल टीचर्स है उनके लिए क्या रेड फ्लैग्स होने चाहिए? अगर बचपन में ऑटिज्म या एडीएचडी डायग्नोज नहीं किया गया तो क्या वो बड़े होके मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? इमोशनली कैसा है बच्चा? इमोशनली डिसरेगुलेटेड तो नहीं है कि सडनली रोने लग गया, चीखने लग गया या सडन मेल्टडाउन्स में जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइंग कर रहा है। जब वो हम वेट करते हैं ना ये बोल के कि अच्छा एक ग्रैंड पेरेंट ने बोल दिया अरे तू भी तो देर से बोला था, कोई बात नहीं, बच्चे देर से बोल जाते हैं, छोड़ो क्या करना है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जो स्कूल्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस और ये सब के नाम पे हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को इम्पैक्ट डाल ही रहा होगा। कोई बर्थडे पार्टी से इनवाइट आता है तो उसे इग्नोर ना करें, लेके जाएं। लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस सोशल एनवायरनमेंट। एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, ईशान अवस्थी का एक कैरेक्टर दिखाया गया है। तो जैसे उसके पेरेंट्स थे, चलो मदर वाज स्टिल सपोर्टिव, बट उनके जो फादर थे बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने हार्मफुल है इन बच्चों को। जितना जल्दी वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी वो सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। सी एज अ कंट्री हमको इवॉल्व होना जरूरी है। जहाँ दुबई पूरा एयरपोर्ट ऑटिज्म फ्रेंडली बना दिया उन्होंने, सो वी शुड लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस। वेलकम मैम, तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है? थैंक यू सो मच जितेश। मैं एक डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ, जो कि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है ये डील करती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। जैसे जिन बच्चों में ऑटिज्म है, एडीएचडी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज है, या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, स्पीच डिले है, या किसी भी प्रकार के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, दोज आर द कंडीशंस दैट आई मैनेज। ओके, सो मैम कितने साल से आप प्रैक्टिस में हैं? मैं करीबन पीडियाट्रिक प्रैक्टिस तो करते हुए मुझे 20-22 साल हो चुके हैं, बट स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस क्लोज टू 15 इयर्स। तो अभी कहाँ पे मतलब आपका सेंटर है कोई, या आप कहीं वर्क करते हैं? मैं एक चेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स चलाती हूँ जिसका नाम कंटिन्यूआ किड्स है, और कंटिन्यूआ किड्स के अभी 35 ब्रांचेस है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, एंड वी हैव अराउंड 300 प्लस थेरेपिस्ट अक्रॉस। और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है जहाँ सब थेरेपीज जो एक स्पेशल नीड्स के बच्चे को चाहिए होती है वो अंडर वन रूफ होती है, अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। ग्रेट मैम। सो मैम हमने इस पॉडकास्ट को 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला सेगमेंट जो है अवेयरनेस के बेस पे है कि जो हमारे आम जनता है उसको ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है, राइट? तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे कि अवेयरनेस बढ़ सके लोगों के बारे में, लोगों को पता हो कि एग्जैक्टली होता क्या है ऑटिज्म और एडीएचडी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऑटिज्म और एडीएचडी एग्जैक्टली होता क्या है? सो ऑटिज्म और एडीएचडी ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। ऑटिज्म में होता है कि बच्चों के अंदर सोशल कम्युनिकेशन डिलेज होते हैं और कुछ सेंसरी कंसर्न्स होते हैं सिम्टम्स में, और रेपिटेशंस होती हैं। एक ही चीज़ को एक ही तरह से बार बार करने की टेंडेंसी होती है। सोशल कम्युनिकेशन डिलेज मीन्स जितना उनके उम्र के बच्चे सोशलाइज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे बोल के या इशारे से, उसमें उनके इम्पेयरमेंट्स होती है, दिक्कत होती है उसमें। और एडीएचडी जो है इसके 3 कोर सिम्टम्स है। दे आर हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिविटी मतलब बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना, और तीसरा अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम, इनअटेंटिव होना। सो ये 2 अलग अलग कंडीशंस है, बट ये दोनों इकट्ठे भी हो सकती हैं एक बच्चे में। ओके, इकट्ठे भी हो सकती है जी। तो ये किस एज ग्रुप से शुरू होती है? सो ऑटिज्म ज़्यादातर अर्ली चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। 3 साल से पहले इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। बर्थ से ऑनवर्ड्स भी ये जन्मजात भी हो सकता है, जिसे हम इन्फेंटाइल ऑटिज्म कहते हैं, बट उसको आइडेंटिफाई करना, पिक करना डिफिकल्ट होता है इन वेरी अर्ली ईयर्स, अनलेस किसी को बहुत एक्सपीरियंस हो और किसी कोई देख के बच्चे को एग्जामिन करके उसके बारे में सोच सके। बट ज़्यादातर इन्फेंसी के बाद, मतलब 1 साल के बाद आप इसके लक्षण आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और 3 इयर्स तक आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस दे सकते हैं फॉर ऑटिज्म। बट एडीएचडी जनरली द सिम्टम्स वो 4 से 6 साल के एज में अपीयर करते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, पर डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक
लेबल्स नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो स्क्रीनिंग क्वेश्चनेयर्स हैं या टूल्स हैं या जो हमें आधार चाहिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का, वो उस समय जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं बहुत बार। इसलिए हम 4 to 6 ईयर्स के बीच में वो टूल्स यूज़ करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक डायग्नोसिस कंफर्मेटिवली बता सकते हैं पेरेंट को। ओके। तो डॉक्टर, बेसिकली ये रीज़न क्या रहता है ऑटिज़्म और एडीएचडी होने का? सो ये न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस जनरली जो है इनका रीज़न जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम एपिजेनेटिक कॉज भी बोलते हैं। जेनेटिक मींस कि कुछ ना कुछ जेनेटिक मेकअप जो है वो या तो पेरेंट्स में कोई सिम्टम होगा या कोई ना कोई जेनेटिक कैरिएज है फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड फॉलोड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ एनवायरनमेंट में ऐसे रिस्की फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो ट्रिगर हो जाते हैं सिम्टम्स एंड द चाइल्ड प्रेजेंट्स विद दैट। रिस्की फैक्टर्स लाइक? जैसे कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अर्ली ईयर्स में स्क्रीन एक्सपोजर है, उसके साथ सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं जॉइंट फैमिली के जगह पर, तो बच्चों के साथ एंगेज करने के लिए लेस ह्यूमंस आर देयर, एंड जो भी उसका इंटरेक्शन हो रहा है वो ज़्यादा स्क्रीन के साथ हो रहा है। और इवन जो हमारे एनवायरनमेंट में हम खाना खा रहे हैं, डाइट खा रहे हैं, वो भी हमारी केमिकल्स के साथ है, प्रिजर्वेटिव्स है, आर्टिफिशियल कलर्स है, सोशल एंगेजमेंट कम है बच्चे की। सो ऐसे करके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट को। तो वो एक रेसिप्रोकेट करना, जब घर में एक जॉइंट फैमिली एनवायरनमेंट होता है तो एल्डर्स बताते हैं कि बच्चे के साथ किस तरह बात करना है, किस तरह खेलना है, एंड कई मेंबर्स होते हैं बच्चे के साथ एंगेज होने के लिए। बट वही जब एक न्यूक्लियर फैमिली सेटिंग होती है या फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है और बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, या बच्चा नैनी के साथ ग्रो अप हो रहा है और नैनी प्रोबेबली इज जस्ट मेकिंग श्योर कि बच्चे का हेल्थ ठीक है, सेफ है, बच्चा खा पी रहा है, सो रहा है, बट अदरवाइज एंगेजिंग नहीं। सो दैट एंगेजमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली ईयर्स। So, yeah, so those kinds of environmental factors become contributing. मैं यही सोच रहा था कि जब हम बच्चे थे तो हमें तो हर तरह का ट्रीटमेंट मिला है, हमें मारा भी गया है, हमें मतलब डांटा भी गया है, हर किसी के आगे पड़ी है हमें, मतलब राइट। बट हमारे टाइम में ये इतना ज़्यादा नहीं था, ऑटिज्म एडीएचडी इतना सुनने को भी नहीं मिलता था। बट आज की डेट में क्यों सुना, बट आपके आंसर से मुझे जवाब मिला कि जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोग एंगेज ज़्यादा होते थे, फैमिलीज आती जाती थी, अभी सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं हर कोई। जैसे आपने बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीज़ें बढ़ती जाती। कुछ ये भी रीज़न है, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि राइज इन अवेयरनेस। पहले इतनी अवेयरनेस और जानकारी नहीं थी लोगों के बीच में, तब डायग्नोसिस बनता नहीं था। इवन एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज डूइंग माय पीडियाट्रिक्स 20-22 साल पहले, हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में ऑटिज्म के केसेस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं देखते थे। बट नाउ एज वी हैव ग्रोन अप ओवर ईयर्स, द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड। वो क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, ट्रेन हो गए हैं, लोगों को जानकारी है, लोग रीच आउट करते हैं उसके अराउंड। सो अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट इस चीज़ को लोग ना एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि लोग अब मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो ये नई नई बीमारियां हमने निकाल दी है बच्चों के अंदर। मतलब इस पॉइंट से भी लोगों को देखा जाता है, चाहे वो ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, या फिर अलग तरह की कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जो बड़ों में, एडल्ट में देखी जाती है। तो लोग कहते हैं कि यार पहले तो नहीं होता था, अभी ज़्यादा बना दी गई है क्योंकि इसको बिजनेस बना दिया गया है। तो उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? सो आई थिंक जब अवेयरनेस ज़्यादा होती है और हमारी कंट्री जो कि एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नेशन की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज हुआ करती थी पहले, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, इतने सारे डिजीजेज होते थे जिनके साथ हमको डील करना पड़ता था, उस समय डॉक्टर्स को डील करना पड़ता था। सो वो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स अब कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। So now we are able to focus on mental health, on development of a child, and that is very important because that child is going to be the future of our nation. बिल्कुल। So कहीं ना कहीं हमारा जो हमारा फेज है वो शिफ्ट हो रहा है अब कि हाँ, we have to work or look towards the quality of life that our children are going to live when they grow up.
True. नॉट जस्ट दैट उनका न्यूट्रिशन, उनका सिर्फ उनकी जनरल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उनकी मेंटल हेल्थ भी एक पार्ट बन गई। हाँ सो आई थिंक वी आर प्रोग्रेसिंग, एटलीस्ट वी आर आइडेंटिफाइंग कि हाँ, अगर कोई डेवलपमेंट का इश्यू है, कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न है, तो हम उसे कैच कर सकते हैं, उसके बारे में हम अवेयर हैं और उसको डील करने के लिए हमारे पास प्रावधान है अब। जैसे आपने उसके ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम्स बताए, साइंस बताए, तो उस चीज़ को देख के ना बहुत लोग कहते हैं कि ये ना बच्चा बदतमीज़ हो गया, ये बदतमीज़ी या ज़िद करने लगा है। तो ये मिसकंसेप्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बदतमीजी नहीं है, ये बच्चे के कंट्रोल में ही नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे के कंट्रोल में होता या उसे समझ आता जो भी हम उसे काउंसल कर रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि वो सुनना नहीं चाह रहा, वो देखना नहीं चाह रहा। बट एडीएचडी में तो क्लियर कट न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार वो एक्शन करने के बाद अपोलोजाइज भी करता है कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आई विल नॉट डू दिस अगेन, बट वी टेंड टू लेबल देम एज नॉटी चिल्ड्रन, हाँ, विच इज नॉट राइट। उनको समझ के, उनको सही ढंग से रीजन आउट करके, काउंसलिंग करके उनको सपोर्ट देने की जरूरत ज्यादा। तो ये हम किस तरीके से एज अ पेरेंट वो कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हो जाती है। तो एज अ पेरेंट मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मेरे बच्चे में ऑटिज़्म है या एडीएचडी है, या फिर जैसे हम मिसकंसेप्शन बने हुए कि ये तो बदतमीज़ी या ज़िद कर रहा है किसी और को देख के। तो ये आइडेंटिफायर्स क्या होने चाहिए, जो कॉमन आइडेंटिफायर्स होते सो कॉमन आइडेंटिफायर्स में ये है कि हमें बच्चे के माइलस्टोन्स ट्रैक करने हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है, बर्थ के बाद से हम जैसे बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, ऐसे हमको उसके माइलस्टोन्स भी ट्रैक करने के, वो चल कब रहा है, वो बोलना कब शुरू कर रहा है, वो क्या इशारे कर रहा है कि नहीं, अपने खुद के काम कर लेता है कि नहीं। सो अगर बच्चा एक उंगली के इशारे से, जैसे 1 साल का बच्चा जनरली माँ माँ पापा बोलना शुरू कर देता है या वन सिंगल मीनिंगफुल वर्ड आने लग जाता है। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, अगर आप बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हो, बच्चा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, फोकस नहीं कर रहा, आपके फेस को नहीं देख रहा है, आपके साथ कोई कूइंग बैबलिंग नहीं कर रहा है, कोई एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है 1 साल का, तो वो एक रेड फ्लैग बन जाता है। दूसरा रेड फ्लैग है कि जैसे-जैसे बच्चा ग्रो अप होता है, 18 मंथ्स पे हमें और मिलता है। एक उंगली के इशारे से बच्चे पॉइंट करके हमें नॉन वर्बली जेस्चरल कम्युनिकेशन से बताते हैं कि मुझे ये चाहिए। हैं। सो इफ दैट इज मिसिंग, या हम उसे कुछ दिखा रहे हैं कि वो देखो एरोप्लेन जा रहा है, वो देखो फैन चल रहा है, उस डायरेक्शन में नहीं दिख रहा, अपने धुन में मस्त है, या कुछ एक्टिविटीज बच्चे ऐसे करते हैं कि बार बार करें, जैसे एक्साइटेड होंगे तो हैंड फ्लैप करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, अपने टिप टोज पे चलेंगे। सो इस प्रकार के सिम्टम्स भी इंडिकेट करते हैं ऑटिज्म के लक्षणों की तरफ। बच्चा सोशलाइज नहीं करेगा, हम उम्र बच्चों के साथ पीयर इंटरैक्शन नहीं करेगा, अकेला रहेगा। वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, प्ले ग्रुप जा रहा है, पर टीचर विल रिपोर्ट कि ये तो अपना कोने में अपने टॉय के साथ खेलता रहता है अकेले, ये किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है। इवन एडल्ट्स के साथ सोशलाइज नहीं करता है बच्चा, टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, हेलो नहीं कर रहा है। सो इस प्रकार का जब सोशल कम्युनिकेशन डिले हम देखते हैं बच्चों के अंदर, वो हमें ऑटिज्म के तरफ इंडिकेशंस देता है। वो बच्चे ऑटिज्म वाले जो होते हैं, वो जनरली फिजिकल डेवलपमेंट में ठीक होते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं समय पे, भाग सकते हैं, अपना खाना खाने की कोशिश कर लेते हैं, अपने छोटे छोटे काम कर लेते हैं। बट सोशल कम्युनिकेशन डिले उनका जरूरत से ज्यादा होता है और इम्पेयरमेंट करता है उनके रोजमर्रा के एक्टिविटीज में। अब आते हैं एडीएचडी के लक्षण। एडीएचडी के बच्चे के अंदर जनरली उनका कम्युनिकेशन बेटर होता है ऑटिज्म के मुताबिक। अच्छा। वो बातचीत कर सकते हैं, वो स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस भी उनकी अर्ली ईयर्स में ठीक होती हैं, बस वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे विल ऑलवेज रन अराउंड। पेरेंट्स या टीचर्स वो टिपिकली बोलेंगे इट फील्स एज इफ द चाइल्ड इज ऑलवेज ऑन द गो, उसके पैर के नीचे चक्के लगे हुए हैं जैसे, इतना वो ऑलवेज, और बैठ नहीं पा रहा है एक जगह टिक कर, सिटिंग स्पैन कम है, क्लास में बैठता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में उठ के अपनी सीट छोड़ के दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है या क्लास से बाहर जाना पड़ जाता है। इनअटेंशन है, मतलब फोकस नहीं कर पाता है क्लास में। अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लास चल रही है तो उसमें वो फोकस नहीं कर पाता, उसका इनकम्प्लीट रह जाता है वर्क। या द चाइल्ड में भी ओवर टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें करता है, किसी के लिए वेट नहीं करता है, 2 लोग बात करें तो वेटिंग टाइम नहीं है।
सो इम्पल्सिविटी, बिना सोचे समझे कुछ एक्टिविटीज कर देना, जैसे किसी को कुछ मार दिया विदाउट रियलाइजिंग कि उसे चोट लग सकती है। सो इस तरह के उनके एक्शंस होते हैं जो उनके रोजमर्रा में चैलेंज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे कम्युनिकेशन के लेवल पे हो, चाहे उसके एकेडमिक लर्निंग में हो या रोजमर्रा के एक्टिविटीज में हो। सो तब हम उनको एडीएचडी की तरफ डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं। तो ये ऑटिज्म और एडीएचडी के रीज़न क्या कहीं न कहीं पेरेंटिंग मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से पेरेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर ये हमारी गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारे बच्चे को ऑटिज्म हो गया। बट आई वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग दैट ये पेरेंटिंग मिस्टेक्स नहीं है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है। आपको इस गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, स्पेशली फॉर द मदर्स। मदर्स को ऐसे लगता है कि मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ गलती कर दी। इवन फैमिली स्टार्ट्स ब्लेमिंग द मदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सुनने वालों के लिए कि ये माँ की गलती से नहीं होता है। इवन साइंस डज नॉट प्रॉपरली नो द कॉज फॉर ऑटिज्म। सो किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमें उसको बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश करनी है और उसका निवारण निकालने की कोशिश करनी है। हमारे देश में तो खैर ये बहुत कॉमन चीज़ है कि बच्चे ने कोई गलती करी है तो वो माँ की गलती है, और बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो वो बाप की वजह से अच्छा किया है। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि स्कूल में बच्चे की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिससे कि पता लग सकता है कि उसको ऑटिज्म है या एडीएचडी है, तो जो स्कूल टीचर्स है उनके लिए क्या रेड फ्लैग्स होने चाहिए? स्कूल के अंदर टीचर्स देख सकती हैं कि बच्चे की एक्टिविटीज कैसे हैं, क्या वो हम उम्र बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंगेज कर रहा है, कि अकेला बैठा रहता है पूरा दिन, क्या बच्चा अपनी बात अपने बराबर पीयर के जितना कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है कि नहीं, इमोशनली कैसा है बच्चा, इमोशनली डिसरेगुलेटेड तो नहीं है कि सडनली रोने लग गया, चीखने लग गया, या सडन मेल्टडाउन्स में जा रहा है, बहुत ज्यादा क्राइंग कर रहा है। एक होता है कि बच्चा नया नया जब स्कूल में जाता है तो कुछ डेज में, मंथ्स में बच्चा सेटल हो जाता है, बट यहाँ पे अगर बच्चा इमोशनली डिसरेगुलेटेड है तो वो बहुत लंबे समय तक क्राइंग और वाइनिंग करेगा कि मुझे नहीं बैठना है, या बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं रहेगा कि कौन लेके जा रहा है कहाँ। सो दोज एक्सट्रीम इमोशनल रिस्पॉन्सेज कैन बी देयर। इस तरह के चैलेंजेस अगर टीचर्स फेस करते हैं तो उनको डेफिनेटली पेरेंट्स को काउंसिल करना चाहिए टू गो फॉर अ डेवलपमेंट स्क्रीनिंग। कुछ बड़े स्कूल्स में तो टीचर्स इतने ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये रियलिटी है। मे बी हो सकता है वो स्कूल बड़ा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सोचते हैं कि हाँ बच्चा अच्छे घर से आ रहा है तो हमें देखना चाहिए ये सब। बट बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों, उनका काम सिर्फ ये होता है कि पढ़ाया, पढ़ता है, पढ़े नहीं पढ़ता, जितना है जैसा है एक रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे हम उसके पेरेंट्स को फीडबैक दे देंगे। तो क्या कभी आपने ऐसे कोई सेशंस करे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स के लिए भी ये सेशंस होने चाहिए, जी क्योंकि हर टीचर इतना समझदार भी नहीं होता जो वो एडीएचडी या ऑटिज्म को समझ सके। तो क्या आपने कभी ऐसे टीचर्स के लिए स्कूल्स में कोई सेशंस करे हैं? हाँ, हम लोग स्कूल्स में जाकर टीचर ट्रेनिंग करते हैं कंडक्ट, जिसके अंदर हम उनको रेड फ्लैग्स, स्क्रीनिंग टूल के बारे में बताते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो भी थोड़ा हेजिटेंसी एक्सपीरियंस करते हैं इन कम्युनिकेटिंग टू द पेरेंट्स, बट हम उन्हें डायग्नोसिस कम्युनिकेट करने के लिए कभी भी नहीं बोलते बिकॉज दे आर नॉट द राइट पीपल टू मेक डायग्नोसिस। बट हम चाहते हैं कि वो एटलीस्ट रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करें और फिर पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि आप एक स्क्रीनिंग करा के आइए डेवलपमेंट। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आज की डेट में स्कूल काउंसलर्स के द्वारा रेफर्ड होते हैं कि आप डॉक्टर को दिखा के आइए। क्योंकि बच्चा अपने दिन आधा दिन तो स्कूल में ही बिता रहा। हाँ, टीचर्स even government schools, I feel I have personally gone and done in NGOs and government schools this kind of awareness, जहाँ पे हम टीचर्स को अवेयर करते हैं कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो आपको बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, डांटना नहीं है, उसको पनिश नहीं करना है, बल्कि उसको एक स्क्रीनिंग एडवाइस करना है, उसके पेरेंट्स को गाइड करना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैम हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं कि पेरेंटिंग और डेली लाइफ टिप्स क्या हो सकती है ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों के लिए। तो जो पेरेंट्स है, अगर कोई ऑटिज्म या एडीएचडी का बच्चा है तो उसको काम खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? सो सबसे पहले तो हम एज पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस रहेगी कि बच्चों को रूटीन अच्छा लगता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे जल्दी जल्दी चेंज नहीं लेते हैं, जैसे ही उनको सडन चेंज देंगे तो उनके इमोशनली डिसरेगुलेट होते हैं,
और उनके बिहेवियर्स इंक्रीज होते हैं। सो अगर पेरेंट्स एक रूटीन फॉलो करेंगे बच्चे के लिए तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे को पता है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। सेकेंड थिंग दैट दे कैन डू इज, इनको बहुत सारे सेंसरी प्रोसेसिंग कंसर्न्स होते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं, जैसे कि बहुत जंपिंग करना अच्छा लगता है, रॉकिंग करते हैं, गोल गोल घूमना, या फिर ऐसे किनारे से देखना, शैडो के साथ प्ले करना, अपना मिरर में अपनी शैडो देख के उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, या फ्लिकरिंग लाइट्स अच्छी लगती हैं। कोई कोई बच्चे साउंड से भी बहुत परेशान होते हैं, सडन लाउड साउंड, जैसे घंटी बजी, प्रेशर कुकर की विसल बजी, तो दे विल गेट वेरी स्कैर्ड। सो अगर उस तरह के सेंसरी इश्यूज हैं तो बच्चे के लिए एक सेंसरी सेफ और सेंसरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है उसको काम रखने के लिए। और कुछ कुछ सेंसरी एक्टिविटीज होती हैं जो पेरेंट्स घर में रख सकते हैं, और वो करके भी उसको काम डाउन कर सकते हैं जब नीड होती है। तीसरी चीज है उनका स्लीप और उनकी डाइट। अगर बच्चा ठीक से सोएगा नहीं तो वो अगले दिन नहीं कंसंट्रेट कर सकता, फोकस नहीं कर सकता, इरिटेबल रहेगा। और ऑटिज्म में काफी हाई परसेंटेज है जहां बच्चों को स्लीप डिस्टरबेंसेस होते हैं। सो उनको बच्चे को उनका स्लीप साइकिल, स्लीप रूटीन, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे आर वेल स्लेप्ट। दूसरा डाइट। डाइट में भी अगेन ये रहता है कि काफ़ी बच्चों के अंदर गट इश्यूज होते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस के प्रॉब्लम्स। सो उनको एक नॉर्मल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और डाइट फॉलो करना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि उनका बाउल रेगुलरली क्लियर हो, उनका वाटर इनटेक अच्छा हो, उनको हर वैरायटी का फूड एक्सपोज हो और वो खाएं। सो वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन वॉचिंग। स्क्रीन टाइम, अंधाधुंध स्क्रीन टाइम नहीं देना है। स्क्रीन टाइम 2 साल के नीचे के बच्चे को 0 आवर्स होना चाहिए। स्क्रीन के अंदर क्या-क्या आता है, मोबाइल, आईपैड, टीवी, लैपटॉप, किसी भी प्रकार का स्क्रीन एक्सपोज़र कम्स अंडर स्क्रीन टाइम। वो स्क्रीन टाइम शुड बी 0 फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 इयर्स। स्क्रीन टाइम बिटवीन 2 to 6 इयर्स शुड बी लेस देन 1 आवर, एंड वो सुपरवाइज़ होना चाहिए बाय द पेरेंट। और 6 साल से ऊपर अगर स्क्रीन देना है तो वो हमें उस हिसाब से देना कि बच्चे की कोई भी रूटीन एक्टिविटी, एकेडमिक्स, खेल, खाने पीने का समय, उसके रूटीन्स जो डेली रूटीन्स फॉलो करता है, किसी में भी वो स्क्रीन टाइम इंटरफियर नहीं कर रहा है, या उसको नहीं खा रहा है वो स्क्रीन टाइम। सो ये हमारे स्टैंडर्ड इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के गाइडलाइंस हैं स्क्रीन टाइम के। सो ये पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन टाइम शुड बी लेस। एंड आई थिंक ये स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आज के टाइम में। यस। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो 2 साल का बच्चा जब फ़ोन यूज़ करता है ना, वो बहुत खुश होते हैं, देखो मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि कहाँ से यूट्यूब ओपन करना है। बट आप सोचो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बच्चे के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सी हम लोग सीखते कैसे हैं? एक इंसान जो है वो अपने सेंसरी सिस्टम दिया है, गॉड हैज़ गिवन अस अ सेंसरी सिस्टम। हम अपने 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन इनटेक करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। अब स्क्रीन वॉचिंग में हम सिर्फ अपने आईज यूज कर रहे हैं और ईयर्स यूज कर रहे हैं मैक्सिमम। सो वी आर ओनली यूजिंग 2 सेंसरी सिस्टम। ना तो हमें अपनी बॉडी पोजिशन, पोस्चर का ध्यान रहता है स्क्रीन वॉच करते हुए, ना ही हमें कोई और फीलिंग हो रही होती है उस टाइम। फीलिंग, इमोशनल, स्क्रीन के अंदर जो वीडियोस बच्चे देखते हैं वो इतनी फास्ट मूविंग वीडियोस हैं और इतने कलरफुल हैं, ओवर स्टिमुलेटिंग कंटेंट है। सो वो बच्चे का हमेशा डोपामिन लेवल्स एक्साइटेड रखेंगे। जब बच्चा वो स्क्रीन से हटेगा तो उसको उतना एक्साइटमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं मिल रहा है, तो वो इरिटेटेड रहेगा पूरा दिन, चिल्लाता रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। तो चिड़चिड़ा रहेगा तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि अब इसे कैसे खुश करें, इसे फिर से स्क्रीन दे दो। सो इट बिकम्स अ साइकिल साइकिल, एंड बच्चा इमोशंस नहीं देख रहा है, इमोशंस नहीं सीख रहा है। सो ये स्क्रीन एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि क्यों उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। वो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, टेक्सचर नहीं ले रहे, टेस्ट नहीं ले रहे खाने का, बस खाना जा रहा है, टीवी चल रहा है। So we have to cut off from screen watching and come back to our sensory methods of learning. सो इसमें कहीं न कहीं आप सोच लगता है आपको कि जो स्कूल्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस और ये सब के नाम पे हो रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं बच्चों को इम्पैक्ट डाल ही रहा होगा फिर? सी एक स्क्रीन जहाँ पे सामने से एक ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है वो इतना नुकसानदायक नहीं है।
क्योंकि वहाँ सामने से भी कोई ना कोई इंसान कम्युनिकेट कर रहा है, दैट्स कंसिडर्ड एज हेल्दी स्क्रीन टाइम। सो हमने इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या होता है, उसमें बहुत ग्रुप ऑफ पीडियाट्रिशियंस होते हैं जो गाइडलाइंस बनाते हैं। सो उसमें हमने कोविड के दौरान जब देखा कि बहुत बच्चे स्क्रीन का शिकार हो रहे हैं, तो ये गाइडलाइंस क्रिएट की गई, व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज अनहेल्दी स्क्रीन टाइम। सो अगर बच्चा कुछ सीख रहा है स्क्रीन से जो उसके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है, जैसे कि पियानो बजाना सीख लेते हैं बच्चे, चेस खेलना सीख लेते हैं, या अपने दोस्तों के साथ कोविड में कन्वर्सेशन कर लेते थे वीडियो कॉल पे, सो दैट इज हेल्पिंग देम, काउंसलिंग सेशंस हो जाते हैं, वीडियो कंसल्टेशंस हो जाती हैं, सो दैट इज गुड स्क्रीन टाइम। बट अ स्क्रीन टाइम विच इज पैसिव, वन साइडेड कम्युनिकेशन, कार्टून चल रहा है, वीडियो गेम चल रहा है, एंड सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पे बच्चे वो कंटेंट देख रहे हैं जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स। बहुत से छोटे छोटे बच्चे शॉर्ट्स एंड रील्स स्क्रॉल करते हैं विच मे नॉट बी एज अप्रोप्रिएट टू वॉच। सो वो हमें कहीं ना कहीं फिल्टर करना ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्टिविटी करें स्क्रीन पे, एंड वो भी 2 साल के बाद, 2 साल तक 0 स्क्रीन टाइम। ये तो स्ट्रिक्टली होना ही चाहिए। यस। जब बच्चा ज्यादा जिद करे, ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो, तो जो पेरेंट्स का पहला रिएक्शन है वो कैसा होना चाहिए सो दैट उस बच्चे के लिए हेल्पफुल हो? जब बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, मतलब अगर उसका कोई भी बिहेवियर आ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ चिड़चिड़ापन, तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना पेरेंट के लिए कि वो बिहेवियर क्यों आ रहा है। तो हम उनको बोलते हैं कोई भी बिहेवियर है, कंसिडर इट एज बी, डू ए बी सी फॉर अ बिहेवियर। बी इज बिहेवियर, ए इज एंटेसिडेंट, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उस बिहेवियर को ट्रिगर करती हैं। उस ट्रिगर में हो सकता है कि वो सोया नहीं है, वो उसे भूख लगी हुई है, या उसे कोई उसका फेवरेट टॉय नहीं मिला है, या वो अनकंफर्टेबल है फॉर सम रीजन, बता नहीं पा रहा है। जब बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, अपनी बात नहीं समझा पाता है, तो वो इरिटेट होता है फ्रस्ट्रेशन में। तो हमें ये एंटेसिडेंट्स मार्क करने हैं, ट्रिगर्स मार्क करने हैं। फिर हम बोलते हैं इन ट्रिगर्स को मॉडिफाई करो, मतलब जो ट्रिगर अवॉइडेबल है उसको अवॉइड करो और देखो बिहेवियर कम हो रहा है कि नहीं। और जो अनअवॉइडेबल ट्रिगर्स है, जैसे कि उसको चाहिए कार और आज आप नहीं दे सकते उसे कार लेके, तो बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है या इरिटेट हो गया कि मुझे तो लेके नहीं दिया, मैं लेट रहा हूँ जमीन पे। सो उस सिचुएशन में आपको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, कभी कभी आप उसे इग्नोर भी करना है, और अगर थोड़ा बड़ा है बच्चा समझ सकता है तो रीजनिंग करनी है कि आज नहीं, बट वंस यू डू दिस मे बी विल गो ऑन फ्राइडे टू द मार्केट एंड विल बाय ऑन दैट डे। सो इस तरह से बच्चे को कुछ उसको अर्न करना है अपने लिए, जो भी उसको चाहिए, ये भी प्रैक्टिस उनको देना जरूरी है कि एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन प्लेटर, कि जो मांगा वो तुरंत मिल गया। सो इस तरह से हम पेरेंट्स को बोलते हैं एंटेसिडेंट्स पे काम करो। अब आता है बी के बाद कॉन्सिक्वेंस, कि आपने क्या किया, बिहेवियर आ गया, अब आपने क्या किया। तो उस कॉन्सिक्वेंस में आपका आता है कि यू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, यू इग्नोर द चाइल्ड, यू डू रीजनिंग विद द चाइल्ड के, एंड यू समटाइम्स यूज दैट एज अ रीइंफोर्समेंट। और जैसे ही बच्चा अच्छा बिहेवियर शो करता है, आप उसके गुड बिहेवियर को तुरंत रीइंफोर्स कर दीजिए। You are such a good boy. I'm so proud of you. You have made, you have done such a good thing. So इस तरह के जब आप करेक्ट बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करोगे और नेगेटिव बिहेवियर्स को आप अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे या डिसरिगार्ड करोगे, तब बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगी कि ओ आई गेट मैक्सिमम अटेंशन जब मैं अच्छा बिहेव करता हूँ, और मेरे बुरे बिहेवियर को तो कोई भी अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो कम हो जाता है। ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों के लिए कोई स्पेशल डाइट या कोई न्यूट्रिशन हेल्पफुल होता है? सी ऑटिज्म के केस में बहुत सारे डाइट फैड्स हैं, फैड्स भी कह सकते हैं, और कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हेल्पफुल भी हो सकती हैं। डाइट में स्पेशली शुगर का इंटेक जो है ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज शुगर कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी को ट्रिगर करता है और हमारे गट हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा। सो वन, शुगर शुड बी अवॉइडेड। सेकेंड, जो भी आर्टिफिशियली कलर्ड प्रेजर्वेटिव बेस्ड फूड होते हैं या पैक्ड फूड्स होते हैं, जैसे टेट्रा पैक्स में आते हैं, या पैकेटेड फूड आइटम्स होते हैं, दोज शुड बी अवॉइडेड, जैसे केक, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स या
आपके जो नमकीन के पैकेट्स हैं या कोक, पेप्सी, जो ये ड्रिंक्स आती हैं पैकेटेड, जूसेस आते हैं, ऑल दोज थिंग्स हैव आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, सो दोज शुड बी अवॉइडेड। वी शुड स्टिक मोर टू नेचुरल फूड आइटम्स। अगर किसी बच्चे को प्रूवन एलर्जी है टू लैक्टोज या फिर ग्लूटेन से, कुछ बच्चों के अंदर ग्लूटेन और केसिन जो है, ग्लूटेन होता है हमारा व्हीट में, मोस्टली बार्ले राई में होता है, और केसिन होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। सो कुछ बच्चों के अंदर इंटॉलरेंस होता है टू ग्लूटेन, और कुछ में होता है इंटॉलरेंस टू केसिन, और कुछ में लैक्टोज को इंटॉलरेंस होता है। तो जिन बच्चों में इंटॉलरेंस है प्रूवन मेडिकली कि उनको प्रूवन इंटॉलरेंस है, उन बच्चों के अंदर ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री या लैक्टोज फ्री डाइट्स हम रेकमेंड करते हैं। बिकॉज उस डाइट, अगर वो फ्री डाइट नहीं लेंगे तो उनको सिम्टम्स रहेंगे, एंड वो सिम्टम्स उनके कहीं ना कहीं बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करते हैं, ग्रोथ को और बिहेवियर को, दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। सो उन सिचुएशंस में ही हम स्पेसिफिक डाइट्स देते हैं। अदरवाइज अनबैलेंस्ड healthy diet having all components and homemade food is recommended. एक ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे के लिए नॉर्मल स्कूल में कॉप अप कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो क्या इन बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल ही ठीक रहता है या फिर कोई स्पेशल स्कूल होने चाहिए? सी, आज के समय में विद द चेंजिंग गाइडलाइंस, और जो RPWD एक्ट है हमारा 2016 में बना था, मॉडिफाई हुआ था, और इम्प्लीमेंट हमने 2017 में सरकार ने किया, उसके हिसाब से इंक्लूजन रिकमेंडेड है, इंक्लूसिव स्कूलिंग। इंक्लूसिव स्कूलिंग के अंदर एटलीस्ट माइल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिम्टम्स या मॉडरेट सिम्टम्स हुआ फंक्शनल, मॉडरेट ऑटिज्म जो फंक्शनल है, उन बच्चों को आज के डेट में हम इंक्लूसिव स्कूलिंग में ही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो बहुत हद तक कोप अप कर लेते हैं इन रेगुलर स्कूल एनवायरनमेंट। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअली ठीक होते हैं, मतलब उनका इंटेलिजेंस ठीक होता है, तो जब उन्हें सिखाया जाए तो वो सीख सकते हैं। कुछ बच्चों को शैलो टीचर सपोर्ट चाहिए होती है, जिनके सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, जो थोड़े डिसरप्टिव हो सकते हैं, तो उनको शैडो टीचर के साथ इंक्लूसिव स्कूल किया जाता है। जो बहुत सिवियर हैं, जिनको साथ में बहुत इंटेलेक्चुअल डिले है, उनको हम स्पेशल स्कूल में ट्रेन करने का, एजुकेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है बिहेवियरल सपोर्ट और कम्युनिकेशन। सो ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों के लिए थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? या सो ऑटिज्म के बच्चे जो हैं जनरली वो 1:1 सीखते हैं, क्योंकि उनका ध्यान कम होता है, अटेंशन कम है, फोकस कम है, तो हमें उनका ध्यान लेना पड़ता है उन्हें कुछ भी सिखाने के लिए। सो बहुत बार जब आप उन्हें ग्रुप में डाल देते हैं तो वो अपने जोन में चले जाते हैं, एंड दे विल नॉट बी एबल टू फोकस इन अ ग्रुप कमांड। सो इसीलिए स्कूल एनवायरनमेंट में वो इतना नहीं ग्रैब कर पाते। पर जब आप उनको 1-on-1 सपोर्ट देते हैं, जिसमें वो 1:1 आप उनका ध्यान ले लेके उनको सिखा रहे हैं और रीइंफोर्स कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो फास्टर पेस पे सीखते हैं। सो घर पे भी ऐसा ही करने के लिए रेकमेंड किया जाता है, और थेरेपीज के माध्यम से फिर हम उन्हें स्किल्स सिखाते हैं, ताकि जो उनके डेवलपमेंट में गैप्स आ रहे हैं, माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, उन माइलस्टोन्स को कैचअप करने में उनकी मदद करते हैं ये थेरेपीज। सो कुछ बच्चों में, जैसे मैंने बताया कि सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज होते हैं, सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो कि उनके सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज, प्ले एक्टिविटीज, सेंसरी एक्टिविटीज के माध्यम से उनका सेंसरी रेगुलेशन करते हैं। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं, आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनमें लैंग्वेज नहीं है, तो वो थेरेपिस्ट उनको स्पीच एंड लैंग्वेज में ट्रेन करते हैं, उनके स्किल्स एनहांस करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बिहेवियर थेरेपीज होती हैं जो बिहेवियरल कंसर्न्स होते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। स्कूल में सपोर्ट अगर चाहिए, या स्कूल में बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है एकेडमिक्स में, तो स्पेशल एजुकेटर्स हेल्प करते हैं उनको रीडिंग, राइटिंग, एकेडमिक स्किल्स में। सो ये सब बच्चे के नीड के हिसाब से, उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, उसकी एज क्या है, उसके आधार पे ये सब इंडिविजुअलाइज तरीके से प्लान किया जाता है कि इस बच्चे को ये इंटरवेंशंस हेल्प करेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली इंटरवेंशन। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, जितना जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट होगा, उतना टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवेंशंस कम हो जाएगा, डेवलपमेंटल आउटकम्स अच्छे हो जाएंगे, और बच्चा बाय एंड लार्ज स्किलफुल होके जनरल एनवायरनमेंट में अकोमोडेट करने के लिए तैयार हो जाएगा।
तो डॉक्टर अगर बच्चा नॉन वर्बल है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो उसमें कम्युनिकेशन डेवलप कैसे किया जा सकता है? सो अगर नॉन वर्बल है बच्चा तो उसका एज सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना एज कितना है उसका। अगर बच्चा छोटा है, लेट्स सपोज 1.5 साल का है या 2 साल का है बच्चा, और वो अभी वर्ड्स नहीं बोलना शुरू किया, तो आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ मिलके कुछ टेक्निक्स यूज करके बच्चे के साउंड्स स्टिमुलेट कर सकते हो, उनको बोलना सिखा सकते हैं। पर लेट्स सपोज बच्चा काफी बड़ा हो गया है और फिर भी नॉन वर्बल है, जैसे 5, 6, 7 साल का हो गया है और अभी भी एक भी वर्ड नहीं बोलता है, मम्मा पापा भी नहीं निकालता है, या साउंड्स भी सिर्फ साउंड्स बोलता है, माँ माँ दा बा पा, ऐसे साउंड्स भी नहीं निकाल रहा है, सो वो कंप्लीटली नॉन वर्बल हो जाता है, तो उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो वहाँ पे हम थेरेपीज में जनरली पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे हम पैक्स कहते हैं, सो वो यूज कर सकते हैं। ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एप्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह के हम मेथड्स का इस्तेमाल करके उनको कम्युनिकेशन करना सिखाते हैं। तो अगर बच्चा स्पेशली ऑकवर्ड है, मतलब वो नहीं घुल-मिल पाता, तो उसको कैसे सिखाएँ दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करना? सो जहाँ बच्चा सोशली ऑकवर्ड है, जो ज़्यादातर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं, वो सोशली ऑकवर्ड होते हैं। सो या फिर उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है सोशल इंटरेक्शन में, और अगर है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए फिट नहीं होते हैं कहीं ना कहीं। सो उस सिचुएशन में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एनवायरनमेंट को एक्सपोज करें। जब बच्चा छोटा है तो उसे पार्क्स में लेके जाएं, प्ले डेट्स रखें हम उम्र बच्चों के साथ। कोई बर्थडे पार्टी से इनवाइट आता है तो उसे इग्नोर ना करें, लेके जाएं। लेट द चाइल्ड एक्सपीरियंस सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि जितना वो एक्सपीरियंस करेगा वो अगली बार के लिए तैयार हो जाएगा। उसका वो फियर एंजाइटी ऑफ बीइंग विथ पीपल अराउंड, वो थोड़ा थोड़ा हर एपिसोड के साथ कम होता जाएगा। सो उनको सोशल एनवायरनमेंट को एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप उन्हें एनेक्ट आउट करके बता सकते हैं, रोल प्ले करके बता सकते हैं कि किस सिचुएशन में हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होगा और हमने कैसा बिहेव करना है या हम क्या कैसे रह सकते हैं उसमें। सो जब हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं इमोशनली मेंटली एक्सपीरियंसेस के साथ में, तो वो बच्चा उतना सोशल ऑकवर्ड नहीं रहता है, बल्कि दे स्टार्ट एंजॉयिंग सोशल सिनेरियोज। सो आई थिंक दैट इज एन एक्सरसाइज जो हमें करना चाहिए। पेरेंट्स को मैं क्या एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आज मैं आपको बोलूँ कि एक दिन आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जाइए जाके देश को आप एक स्पीच दे के आइए, तो यू विल बी जिटरी, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। बट वही काम हम आपसे 5 या 6 बार करा लेंगे, तो आपके अंदर मच मोर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आज तो मैं बोल लूंगा या बोल लूंगी। करेक्ट। सो विद एक्सपीरियंसेस वी ऑल ह्यूमंस लर्न, but our children with autism need a little few more experiences to make them comfortable. So I think हमको उनको देना चाहिए एंड और अवेयरनेस के थ्रू और लोग जो हैं न्यूरोटिपिकल लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोशल एनवायरनमेंट्स में इन्वॉल्व हों। ये अगर बर्थडे प्लान कर रहे हो अपने बच्चे का, तो ये नहीं कि एक बच्चा ऑटिज्म वाला है अगर क्लास में तो उसको ना बुलाओ। तो आई थिंक हमें एज कम्युनिटी ऑल्सो सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, ईशान अवस्थी का एक कैरेक्टर दिखाया गया है। तो जैसे उसके पेरेंट्स थे, चलो मदर वाज स्टिल सपोर्टिव, बट उनके जो फादर थे बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने हार्मफुल है इन बच्चों के लिए? सी एग्रेशन या फिर कहीं न कहीं भी अगर आप बच्चे को पनिशमेंट करते हैं, तो वो उसके इमोशनल मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है सिवियरली। द चाइल्ड कैन बिकम इवन मोर सबड्यूड, उसको डिप्रेशन हो सकता है, वो उसके इंटरेस्ट खत्म हो सकते हैं, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है, उसके अंदर अगर कोई हिडन टैलेंट होगा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, और वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, अपनी बात दिल की बात बता नहीं पाएगा, अंदर ही अंदर घुलता रहेगा। तो वो सारे प्री रिक्विजिट्स बन जाते हैं बड़े होके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के। सो हमें सपोर्टिव ज़्यादा होना है, ताकि हम सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट जब हम देंगे बच्चे को, तो वो बहुत और अच्छे एक्टिविटीज़ कर सकता है और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकता है, उसके और हिडन टैलेंट्स ऊपर आएंगे। हम्म। जब
सपोर्ट करेंगे तो अगर बचपन में ऑटिज्म या एडीएचडी डायग्नोज नहीं किया गया तो क्या वो बड़े होके मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? See, generally, autism and ADHD are a lifespan न्यूरोडेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, बट अगर हम उनको सही तरीके से इंटरवीन करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, थेरेपीज करते हैं, बच्चे को स्किल सिखाते हैं, सो बहुत से बच्चे ग्रो अप करके दे कैन लीड एब्सोल्युटली inclusive environment में they can go to their schools, they can go to colleges, they can have relationships, and they can hold marriages and they can lead a normal life. ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैप्पी स्टोरीज भी हैं अराउंड जो कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. सम ऑफ देम हु आर इंटेलेक्चुअली वेरी हाई, जैसे ऑटिज्म में 11% लोगों का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नॉर्मल से ज्यादा होता है. उस सिचुएशन में वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एक्सेल कर सकते हैं इन सर्टेन फील्ड्स एंड डोमेन्स, एंड वी हैव सो मेनी सक्सेस स्टोरीज. जैसे आइंस्टाइन है, और अब एलॉन मस्क आल्सो सेड आई एम ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. सो देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज अराउंड. तो हमें उनसे इन्फ्लुएंस होके एक होप रखनी चाहिए हमेशा, एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स improving the skills and training our children to get included. बिल्कुल. तो डॉक्टर, हमारे देश में ना हर बीमारी को देखा जाता है कि इसकी दवाई तो होगी होगी. ऑटिज्म, एडीएचडी है तो बिहेवियरल इश्यूज, लेकिन क्या इनकी कोई मेडिकेशन भी रहती है, कोई दवाइयाँ ऐसी आती है जो बच्चे को दी जा सकती है विच कैन कंट्रोल हिज और हर बिहेवियर? सो देखिए, ऑटिज्म के अंदर हम पहले बात करते हैं. ऑटिज्म के जो कोर सिम्टम्स हैं, मतलब सोशल कम्युनिकेशन डिलेज, इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई मेडिकेशन नहीं है. जो भी मेडिकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं वो जनरली कोमॉर्बिडिटीज़ को मैनेज करने के लिए. जैसे स्लीप प्रॉब्लम्स हैं तो हम दवाई दे सकते हैं. अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या गट हेल्थ इश्यूज हैं तब हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं. अगर उसको साथ में एडीएचडी है तब आप दवाई दे सकते हैं. अगर बच्चे के कुछ एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं तो उनके लिए आप साइकोट्रोपिक दवाइयाँ दे सकते हैं. सो दवाइयाँ आर ओनली फॉर मैनेजिंग कोमॉर्बिडिटीज़. Core symptoms need to be managed through interventions and training the child. ठीक है. अब आते हैं हम ADHD पे. ADHD के अंदर जो है, जो बच्चा छोटा है, 6 साल के नीचे है, उसको जनरली आप बिहेवियर थेरेपी और फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, पेरेंट ट्रेनिंग एंड कोचिंग, इन सब मेथड से मैनेज करने की कोशिश करते हैं. पर जैसे ही बच्चा अबव 6 इयर्स हो जाता है, वी हैव मेडिकेशंस ऑल्सो. अगर बच्चा इनअटेंटिव है, कोप अप नहीं कर पा रहा, एकेडमिक चैलेंजेस हो रहे हैं, या सोशल बिहेवियर्स में इतना चैलेंज हो रहा है कि पेरेंट्स भी कोप अप नहीं कर पा रहे, स्कूल वाले नहीं कोप अप कर पा रहे, मोर देन 2 सिचुएशंस में सिम्टम्स हैं, तो वहाँ पे ADHD को ट्रीट करने के मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो हम पेरेंट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनको हम स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. तो मेडिकेशन ADHD में मेजरली रहता है, ऑटिज्म के लिए सिर्फ ट्रेनिंग थेरेपीज जो है वो हेल्पफुल होती है. डॉक्टर, हमारा अगला सेगमेंट है इमोशनल सपोर्ट फॉर पेरेंट्स. हमने बच्चों के इमोशनल सपोर्ट की बात तो बहुत कर ली, बट जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत इमोशनली, बट ऑब्वियसली हर पेरेंट अपने बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट में चले जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ. तो उनके लिए क्या ऐसा आप कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स के लिए इमोशनली थोड़ा सपोर्ट बन सके? यस. इनिशियली जब डायग्नोसिस पता पड़ता है पेरेंट्स को तो दे फील वेरी ब्रोकन, स्ट्रेस में चले जाते हैं. बहुत से पेरेंट्स डिनायल मोड में रहते हैं इन द बिगनिंग कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आवर चाइल्ड इज फाइन. Either the doctor who's making a diagnosis is not telling the correct information, so they'll go for doctor to find out कि ये है कि नहीं. धीरे धीरे करके जब इमोशनली वो एक्सपीरियंस करते हैं चैलेंजेस बच्चे के लिए, तो वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं. सो इम्पॉर्टेंट यही है पेरेंट के लिए, मैं बोलूँगी कि एक बार जब आपको लगता है कि बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, अगर आप अभी डायग्नोसिस एक्सेप्ट करने के फेज में नहीं भी हो तो भी ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करो. क्योंकि जब वो हम वेट करते हैं ना ये बोल के कि अच्छा, एक ग्रैंड पेरेंट ने बोल दिया, अरे तू भी तो देर से बोला था, कोई बात नहीं, बच्चे देर से बोल जाते हैं, छोड़ो, क्या करना है इसमें, टेंशन लेने की बात नहीं है. किसी पड़ोसी ने एडवाइस दे दिया, किसी रिलेटिव ने एडवाइस दे दिया, सो उसके साथ एक डॉक्टर की एडवाइस भी आई थिंक वैल्यूबल होती है, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड है. तो वहाँ पे उनको बच्चे को
थेरेपीज या जो भी उसे सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देने की शुरुआत कर देनी चाहिए वाइल दे आर सोकिंग इन और फाइंडिंग आउट कि मेरे बच्चे को सच में ये डिसऑर्डर है कि नहीं है। दूसरा है कि एक बार पेरेंट जो है वो उनको समझ में आ जाता है कि ऑटिज्म है एंड देन दे हैव टू एक्सेप्ट द एक हमारे सामने एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। बिल्कुल। तो जितना जल्दी वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी वो सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है कि फैमिली शुड बी यूनाइटेड बिकॉज पूरे फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ग्रैंड पेरेंट्स का भी होना ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए ये एक स्ट्रगल हो जाती है कभी-कभी क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है ट्रीटमेंट कराने का। सो पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि हम कैसे इस इमोशन को प्रोसेस कर रहे हैं। कभी-कभी वन ऑफ द पेरेंट कैन लैंड अप इन डिप्रेशन। सो वो उनको अपने इमोशंस को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और अगर उनको खुद को काउंसलिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो दे शुड बी एबल टू रीच आउट कि आई नीड काउंसलिंग बिकॉज़ मेरी नींद उड़ गई है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मैं काम पे नहीं फोकस कर पा रहा हूँ एंड दोज़ काइंड्स ऑफ सिम्पटम्स, देन दे नीड टू लुक इनटू देयर तो ओन। कहीं न कहीं उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है व्हिच गेट्स इग्नोर्ड मेनी अ टाइम्स। मदर्स बहुत स्ट्रेस अप हो जाती है बिकॉज एनवायरनमेंट, फैमिली, पड़ोसी सब एवरीबडी स्टार्ट्स ब्लेमिंग ऑन द मदर कि आपके कारण हुआ है ये। सो बहुत बार एंड मदर्स हमारे पास जब आती हैं तो पहले वो खुद ही काफ़ी इमोशनली ब्रोकन होती हैं कि अब कैसे होगा, मेरा बच्चा बड़े होके बोलेगा कि नहीं या सस्टेन कर लेगा कि नहीं, डिपेंडेंट तो नहीं रहेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक दे शुड आस्क मोर क्वेश्चंस टू द प्रोफेशनल्स एंड वंस दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इक्विप हो जाते हैं और उनको अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए दिन में। ऐसा नहीं है कि लाइफ स्टॉप हो गई है अब और मेरी पूरी जिंदगी 24/7 अराउंड अ चाइल्ड ऑन ऑटिज्म घूमेगी, नहीं। दे शुड टेक आउट टाइम, एंजॉय करो उस फेज को भी, पर अपने लिए भी कुछ ना कुछ करने के लिए टाइम निकालो। बीट पेंटिंग करते हो आप, कोई डांस करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, कोई कुकिंग करते हो, जो भी आपका हॉबी है उसको आप 1 घंटा रिलैक्स करने के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करो। डॉक्टर, कोई ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी, कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें जिससे कि पेरेंट्स को एक होप मिले कि हाँ नहीं, अभी भी उम्मीद है कि हमारा बच्चा ठीक हो सकता है या फिर इजीली कॉप अप कर सकता है लोगों के साथ? राइट। सो एक नहीं कई स्टोरीज हैं आई वुड से। सो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल चाइल्ड हु केम टू अस। बच्चा 14 मंथ्स का था। फर्स्ट टाइम जब वो आया मदर वाज वेरी कंसर्न कि समथिंग इज नॉट राइट इन द चाइल्ड। मुझे नहीं पता क्या सही नहीं है, पर मुझे मेरे पास एक और बच्चा है पहले एंड दिस इज माय सेकंड चाइल्ड एंड ये उस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड करता जिस तरह से करना चाहिए। सो वी स्टार्टेड इंटरवीनिंग, वी सॉ रेड फ्लैग्स, हमने रेड फ्लैग्स मार्क किए कि इसमें रेड फ्लैग्स हैं एंड हमने बच्चे को मदर के थ्रू ही मदर को ही ट्रेन किया कि क्योंकि कोविड टाइम्स था, वी ट्रेन द मदर कि आपने इस तरह से प्ले करना है, इस तरह से इंटरैक्ट करना है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 कर दो एंड द मदर स्टार्टेड इंटरैक्टिंग एंड वी केप्ट क्लोज फॉलो अप। हर 2-2, 3-3 महीने में हम मदर को और बेबी को फॉलो अप में रखते थे देखने के लिए कि उसके माइलस्टोन्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। And you won't believe at 18 months doubtful and by 2 years completely the child was out of the red flags, ओह! completely out of the red flags. So that was something which was very motivating for us professionals also। और कहीं ना कहीं ये reinforce हो गया कि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करोगे क्या रहा था? उतनी जल्दी आपका बच्चा इक्वेट हो जाएगा या उन चैलेंजेस से बाहर आ जाएगा या वो चैलेंजेस इतने मिनिमम हो जाएंगे कि उसके प्रोग्रेस में, उसके लर्निंग्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो ऐसे एक नहीं, एक 15 मंथ्स का और बच्चा था हमारे पास गुड़गांव में। ही ऑल्सो शोड इमेंस प्रोग्रेस टू नियरली एग्जिटिंग द चैलेंजेस। देन देर आर सम ग्रोन अप किड्स ऑल्सो जो बहुत अच्छा किया। देयर वॉज वन चाइल्ड हु पेरेंट्स केम फ्रॉम अ फॉरेन, वो बाहर रहते थे, इंडिया के बाहर रहते थे, वहाँ से वो शिफ्ट हुए इंडिया जस्ट टू ट्रीट देयर चाइल्ड। एंड जब स्टार्ट किया था तो बच्चा बात भी नहीं करता था, बहुत सेंसरी इश्यूज थे, ध्यान नहीं देता था, खेलना नहीं आता था, मदर फादर को आइडेंटिफाई नहीं करता था, उनका फेस भी नहीं श्योर। देखता था, अपने ही धुन में रहता था और जैसे ही किसी जगह लेके जाओ एक्सट्रीम इमोशनल मेल्टडाउन्स में चला जाता था। एंड नाउ इट्स बीन लाइक
1.5 years वो रेगुलर हम इंटरवेंशंस किया उस बच्चे ने हमारे साथ, एंड आज वो बच्चा स्कूल जाता है। आई गेट रेगुलर वीडियोस शेयर्ड बाय द मदर कि आज इसने स्टेज पे परफॉर्म किया है, आज इसने क्लास में रीडिंग किया है, आज इज रिटन, आज देखो ये घर पे मेरे साथ म्यूजिक पे डांस कर रहा है, एंड ही इज 4.5 years नाउ, और वो स्टेज पे खड़ा होता है और उसके रीडिंग एबिलिटीज अपने पीयर से ज्यादा हैं। सो वो बच्चा अब पूरी बात वर्बली कम्युनिकेट करता है। फादर जब 4-6 महीने के बाद वेकेशन पे घर आते हैं तो ही गेट्स टू सी न्यू चेंजेस, एंड दैट मेक्स हिम आल्सो हैप्पी कि ही लुक्स फॉरवर्ड टू रिसीविंग हिज फादर एंड टॉकिंग टू हिम। इमोशनल कनेक्शन बहुत बढ़ गया है। So I think these are some stories which keep us also motivated to go on working, and जितना ज़्यादा पेरेंट्स अपनी खुद की स्टोरीज एडवोकेट करेंगे, शेयर करेंगे और पेरेंट्स से, आई थिंक उतना वो लोग मोटिवेट होंगे और होप जागेगी पेरेंट्स के अंदर कि हाँ हमारे बच्चे ठीक हो सकते हैं। और एज अ सोसाइटी हम ठीक है, अगर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ठीक है या हो जाएगा, तो एटलीस्ट जैसे आपने पहले भी कहा कि एज अ सोसाइटी हमें उन्हें जी नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तो अब ठीक ही नहीं हो पाएगा, लाइफ टाइम ऐसे रहेगा। तो ज़्यादा हमें सपोर्टिव होना चाहिए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप थेरेपीज लेंगे, प्रैक्टिस से बच्चा ठीक हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी। सी एज अ कंट्री हमको इवॉल्व होना ज़रूरी है। जहाँ दुबई पूरा एयरपोर्ट ऑटिज्म फ्रेंडली बना दिया उन्होंने, सो वी शुड लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट अदर्स आर डूइंग। अगर हम जानकार ही नहीं होंगे तो हम वो चेंजेस, वो मॉडिफिकेशंस कैसे लाएंगे ताकि हमारा बच्चा उतना कंफर्टेबल हो, इंक्लूसिव उसको एनवायरनमेंट मिले। हर कोई जो है, जैसे हॉस्पिटल में वो वॉकिंग कर रहे हैं या पब्लिक स्पेसेस में वो वॉकिंग कर रहे हैं, तो अगर लोगों को जानकारी ही नहीं होगी कि ऑटिज्म के इंडिविजुअल्स में क्या चैलेंजेस होते हैं, तो वो उनको समझ नहीं पाएंगे और एज अ रिजल्ट कोई ना कोई ऐसा शब्द बोल के डिमीन करेंगे जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए और हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा रैपिड फायर, 3 क्वेश्चन। तो पहला, कोई 3 साइंस जो किसी भी पेरेंट्स को किसी भी हालात में इग्नोर नहीं करने चाहिए अपने बच्चे में। एक, अगर बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चे को स्पीच डिले है, और तीसरा, बच्चा अगर 1.5 साल का है और वो पॉइंट करके नहीं बता रहा है। ये सबसे बड़े रेड फ्लैग्स। और कोई 3 चीजें जो आप हर ऑटिस्टिक किड के लिए रिकमेंड करते हैं। एक उनका रूटीन रखिए, घर में सेंसरी कंफर्टेबल स्पेसेस रखिए, और तीसरा है कि विजुअल चार्ट्स यूज कर सकते हैं। विजुअल चार्ट्स जिसमें पिक्चर्स लगी होती हैं, पिक्चर्स के माध्यम से उनसे इंटरेक्शन करना और सिखाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैम कोई एक सेंटेंस जो आप उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहेंगे जिनके बच्चों को ऑटिज्म या ADHD है। आई थिंक हर बच्चा अलग होता है, एंड ऐसे ही हमारे बच्चे जो ऑटिज्म या ADHD के हैं वो भी अलग होते हैं और अलग ढंग से सीखते हैं। सो जस्ट एक्सेप्ट देम and let them learn the way they can learn rather than teach them the way we want to teach them. तो जैसे देखा जाए, हम भी सब पढ़े हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में, तो वो जो टीचर होती है ना, हर बच्चे के लिए एक अलग तरह से एफर्ट्स। कोई बच्चा पढ़ के जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लिख के जल्दी सीखता है, कोई बच्चा विजुअल चार्ट से जल्दी सीखता है। तो इट इज़ मोर लाइक हमारी तरह कि ऑटिज्म या ADHD के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग प्रैक्टिसेस है जिनसे वो जल्दी सीखेंगे। हो सकता है कि हम में भी कोई कमियां रही, बट वो साइंटिफिकली इतनी बड़ी नहीं निकल के आई, जो कि एक जिसको डायग्नोस की जरूरत नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हर स्टूडेंट में रहती है, हर बच्चे में रहती है। और उनके ऑटिज्म के बच्चों के अंदर तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं जो न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स में नहीं होती हैं। उनको उनके स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इतना वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते जितना रीडिंग करते हैं, और एक बार उन्होंने जो चीज़ देख ली एनवायरनमेंट में, फोटोजेनिक मेमोरी होती है, दे विल रिमेंबर इट कि ये चीज़ कहाँ, कैसे, कितने इंचेस में लगी हुई है। दे आर वेरी ओवर ऑर्गेनाइज्ड एट टाइम्स, दे लुक एट द माइन्यूटेस्ट ऑफ द थिंग। सो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल में नहीं होती है। बहुत से बच्चे क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत एक्सेल करते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत एक्सेल करते हैं, दे आर वेरी गुड विद नंबर्स, कैलेंडर डेट्स। म्यूजिक में दे क्रिएट म्यूजिक विदाउट इवन ट्रेनिंग एट टाइम्स। सो उनके 7 स्किल्स होते हैं ये। सो हमें उनके बारे में भी
इन्फॉर्म रहना चाहिए और वी शुड लुक फॉर द गुड थिंग्स। ज़्यादा देन फोकसिंग कि मेरे बच्चे में कमी है, ये देखिए कि आपके बच्चे में स्पेशल क्या है। स्पेशल क्या? थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना टाइम देने के लिए, एंड इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन, या एंड आई होप दिस विल हेल्प मैनी पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच।